हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार फायरमैन भर्ती 2021। हम इस वीडियो में 75 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। और ये 75 क्वेश्चन को आपको टेस्ट के भांति लगाना है और कोशिश करना है कम से कम 50 क्वेश्चन सही करने के लिए, क्योंकि इसका कट ऑफ मैं 50 रखा हूँ 75 क्वेश्चन में से। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम हॉल में मिल जाएंगे यहाँ से। और आपकी तैयारी भी आज पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पर है। ऐसे ही बीच बीच में मैं टेस्ट आपका लेते रहता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर सबसे पहला है कि हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था। हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था, ये आपको बताना है। अगर 9th-10th की ज्योग्राफी पढ़िएगा तो उसी में सबसे फर्स्ट चैप्टर में ही मिल जाएगा। तो हिमालय का स्थान पर टेथिस सागर विद्यमान था। कौन था? टेथिस सागर विद्यमान था। और यहाँ पर याद रखिएगा, हिमालय के सबसे ऊंची जो चोटी है ये माउंट एवरेस्ट है। 8,848 मीटर .86 सेंटीमीटर। मीन्स की आप बोल सकते हैं कि जो 86 सेंटीमीटर बढ़ा है, मीन्स की हम हिमालय जो है ये बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन। ठीक, युवा अवस्था में है हिमालय। और यहाँ पर 8,848 मीटर पॉइंट आपको 86 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है। जो नागा अर्जुन सागर बांध है ये किस नदी पर बना है, ये आपके सामने ऑप्शन देख लीजिए। नागा अर्जुन सागर बांध जो बना है ये कृष्णा नदी पर बना है। ये याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, कावेरी नदी। कावेरी नदी को भारत के दक्षिणी गंगा बोला जाता है, या दक्षिण भारत के गंगा बोला जाता है कावेरी नदी को। और इसके पानी के लेकर डिस्प्यूट 4 राज्यों के बीच में है। केरल में है, तमिलनाडु में, कर्नाटक और पांडुचेरी। ये आपको पानी के डिस्प्यूट रहता है। मीन्स कि इसके पानी के जो बंटवारा है ये 4 राज्यों के बीच में है, इसलिए डिस्प्यूट रहता है। तो इसलिए कावेरी ट्रिब्यूनल भी बनाया गया है। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, या दक्षिण भारत की भी बोल सकते हैं सबसे लंबी नदी है ये गोदावरी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो ये है आपको गंगा। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। या ऐसे भी पूछ सकता है कि सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो यमुना है, जो कि गंगा का होगा। ठीक। पाकिस्तान का जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो सिंधु नदी को कहा जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि आपातनी कहाँ का मुख्य जनजातीय समूह है। आपातनी जो है ये कहाँ का मुख्य जनजातीय समूह है, ये आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन है, कहाँ का है, तो ये आपको हो जाएगा। सबसे पूर्वी राज्य का नाम आप सुने होंगे। भारत का सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश। यहीं पर ये आपको डम्फा भी पाया जाती है जनजाति। तो ये अपातनी कहाँ की मुख्य जनजाति है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक, ये याद रखिएगा। तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और ये सबसे पूर्वी राज्य है। सबसे पूर्वी राज्य कहने का मतलब भारत के सबसे पूर्व में स्थित राज्य है। और यहाँ ही सबसे पहले सूरज उगता है। और सबसे पहले अगर सूरज यहाँ पर उगेगा तो सबसे पहले डूबेगा भी। मीन्स की सबसे पहले उगता डूबता है। और सबसे बाद में जहाँ आपको सबसे पश्चिमी जो पड़ता है राज्य वो गुजरात पड़ता है। यहाँ पर सूरज सबसे बाद में उगते हैं और सबसे बाद में डूबते भी हैं। अरुणाचल प्रदेश जो है इसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम है जनसंख्या घनत्व। और ये याद रखिएगा, बिहार जो है ये जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। 1106 लोग प्रति किलोमीटर स्क्वायर में बिहार में निवास करते हैं, सबसे ज़्यादा है। नागालैंड एक ऐसा राज्य है जिसका जनसंख्या घटा है। मतलब 2001 से लेकर 2011 के बीच में इसका ऋणात्मक में इसकी घटा हुआ है, जनसंख्या बढ़ा नहीं था। ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 4 है, भी आकार की घाटी किससे बनती है। जो भी आकार की घाटी बनती है, देखिएगा ऐसे ऐसे नदी आती है काट कर ये बनाती है, तो भी आकार की घाटी नदी द्वारा बनता है। ठीक, तो 4 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। पृथ्वी के केंद्र में जो पाया जाने वाला है चुंबकीय पदार्थ, जिसे नीफे बोला जाता है, आपको वो कौन सा है? तो नीफे निकेल और आपको फेरस। मिस की आपको यहाँ पर याद रखिएगा, लोहा और निकेल पाया जाता है। ठीक, पृथ्वी के आपको केंद्र में। 5 के आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया। ग्रहों के गति के नियम किसने प्रतिपादित किया था? ठीक, ग्रहों के गति के नियम जो प्रतिपादित किया गया था ये केपलर द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? केपलर द्वारा। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 6 के आंसर बी हो जाएगा। ठीक, हमारे सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह हैं जो कि सूरज की परिक्रमा लगाते रहते हैं चारों तरफ। ये ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, डंकन पास किसके बीच स्थित है। जो डंकन पास है, डंकन पास, ये किसके किसके बीच में स्थित है? ये आपके सामने ऑप्शन ध्यानपूर्वक देखिए। क्वेश्चन गलत हो सकता है, इसलिए ऑप्शन ध्यानपूर्वक देखा कीजिए। ये डंकन जो पास है ना, ये आपको दक्षिणी अंडमान और छोटा निकोबार द्वीप के समूह में है। ठीक, ये याद रखिएगा। सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व के सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाला नदी है। विश्व के सबसे बड़ा नदी द्वीप अगर पूछे ना तो आप लगा दीजिएगा माजुली। और माजुली कहाँ? असम वाला क्षेत्र में। और यहाँ पर देखिएगा कि ये किसके द्वारा निर्माण किया गया है नदी द्वीप, तो ये आपको ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा, ब्रह्मपुत्र सांगपो इसे बोला जाता है चीन में। ये याद रखिए, तिब्बत वाला क्षेत्र जो है।
विश्व के सबसे यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी जो द्वीप है ये मांजुली हो जाएगी, ये याद रखिएगा। आगे चलते 8 के आंसर आपको डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले कहाँ उपदेश दिया था? जो महात्मा बुद्ध है, महात्मा गौतम बुद्ध, ये सबसे पहले अपना उपदेश कहाँ दिए थे? इनको बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था और इसके बाद ये इन्होंने उपदेश दिया था। और ये उपदेश कहाँ दिया था? तो ये दिया था आपको सारनाथ, वाराणसी के निकट सारनाथ है। और इसी के कारण उस समय को महाधर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, जब ये उपदेश दिए थे। तो पानीपत के तीनों युद्ध याद रखिएगा, पूछ सकता है। सबसे पहला बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया था 1526, दूसरा 1556 में अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, और तीसरा 1761 में मुगल और मुगल नहीं, मराठों और अफगानों के बीच में हुआ था, तीसरा 1761 में पानीपत का युद्ध। तो ये सब याद रखिएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? जो भारतीय अर्थव्यवस्था है ये कैसी है? देखिए ये सभी प्रश्न आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक। तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है इसको बताना है आप लोगों को। तो भारतीय जो अर्थव्यवस्था है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्यों मिश्रित है? क्योंकि इसमें पूंजीवादी, इसकी पूंजीवादी भी और सरकारी भी, मतलब सरकार के तरफ भी, दोनों का अर्थव्यवस्था का मिलन होता है, ठीक। इसलिए इसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोला जाता है, ठीक। ये याद रखिएगा। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ग्रामीण अधिवासियों में किस प्रकार के व्यवसायों की प्रधानता रहती है? जो ग्रामीण अधिवास है, इसकी ग्रामीण लोग में किस प्रकार के व्यवसायों की प्रधानता रहती है? तो आप सभी लोगों को पता है कि गांव में सबसे ज़्यादा कृषि होती है। और कृषि जो है ये कौन से आता है क्रिया में? तो ये प्राथमिक आता है, प्राथमिक जो क्रिया इसमें आता है। तो ये प्राथमिक क्षेत्र जो होता है, द्वितीय क्षेत्र होता है अर्थव्यवस्था का, उसमें प्राथमिक क्षेत्र में कृषि उषि आ जाता है, ठीक। तो ये आपको प्राथमिक क्षेत्र में आता है, ठीक। ये और इसी व्यवसाय में आपको ग्रामीण लोग ज़्यादा लगे होते हैं। 11 के आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बच्चों के लिंग अनुपात सबसे कम है? सबसे कम है लिंग अनुपात। सबसे पहले ये याद रखिएगा, अगर बायोलॉजी से ऐसे क्वेश्चन पूछे कि लिंग निर्धारण कैसे किया जाता है, पता कैसे चलता है कि लड़का है कि लड़की है, किसके क्रोमोसोम से? तो वो पिता के, ये याद रखिएगा, पिता के क्रोमोसोम से। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर है कि बच्चों में लिंगानुपात सबसे कौन कौन से राज्य में है? इसकी 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या कम सबसे कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा हरियाणा। और सबसे अच्छा कहाँ पर है? तो हो जाएगा केरल, ठीक। ये सब याद रखिएगा। लिंगानुपात सबसे अच्छा जो है यहाँ सबसे ज़्यादा वो केरल में है और सबसे कम है हरियाणा में। 12 के आंसर बी हो जाएगा। गुजरात का जो तट रेखा है ये सबसे लंबा है। इसकी गुजरात को जो तटीय रेखा है समुद्र से लगा हुआ, आपको जो बाउंड्री है सबसे लंबा है पूरे भारत में राज्य के, देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि थोक मूल्य सूचांक आंकड़े कौन जारी करता है? थोक मूल्य सूचांक के जो आंकड़े हैं ये कौन जारी करता है, ये आपको बताना है। तो ये जो जारी किए जाते हैं ये जारी किया जाता है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा, ठीक। 13 का आंसर डी हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ग्रेसम का नियम जो है ये मुद्रा के प्रचलन से है। अच्छी मुद्रा जो होती है बाजार में जो आती है, अच्छी मुद्रा, वो खराब मुद्रा को बाहर कर देती है, या आप बोल सकते हैं महंगी मुद्रा जो आती है ये सस्ती मुद्रा को बाहर कर देती है। तो ये मुद्रा के प्रचलन जो है ग्रेसम के नियम जो है इससे संबंधित है, ठीक। तो 14 के आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसे है? योजना से संबंधित, जैसे बाद में योजना आयोग बना, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और फिर 1 जनवरी 2015 से ये योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आ गया, ठीक। अब यहाँ पर देखिए योजना जो बनाने का जो तो पंचवर्षीय योजना बना था ना, प्रथम द्वितीय तृतीय ऐसे बनता था, वहीं आपको कि सबसे पहले योजना संबंधी विचार किसने प्रस्तुत किया था ये बताना है। तो ये थे एम विश्वेश्वरैया, ठीक। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशन जो है पुस्तक के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? ये आपके सामने ऑप्शन है, सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखिए, ठीक। ये है एडम स्मिथ, अर्थशास्त्र के पिता भी इन्हें बोला जाता है। एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन के पुस्तक के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि वातावरण में स्वार्थिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, जो वातावरण है इसमें स्वार्थिक मात्रा में पाई जाने वाली कौन सी गैस है ये आपको बताना है, ठीक। तो आप सभी लोगों को पता है कि 78% आपको हो नाइट्रोजन पाया जाता है, तो ये नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद 20 पॉइंट लगभग 21 पॉइंट कर सकते हैं, 20.96, तो आप 21 पॉइंट आप कह सकते हैं कि आपको 21% आपको ऑक्सीजन पाया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आपको देखा जाए, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ही जिम्मेदार होता है, CO2 जिसे बोला जाता है। ये जो होता है ये 0.03% के करीब पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि पृथ्वी के तापमान बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान CO2 का ही है। क्वेश्चन नंबर 18 की रेडियोधर्मिता की यूनिट है। रेडियोधर्मिता की यूनिट क्या है ये आपको बताना है। रेडियोधर्मिता की यूनिट क्या है ये आपको बताना है, ठीक। आपके सामने है। तो रेडियोधर्मिता की यूनिट हो जाएगा आपका क्यूरी, मैडम क्यूरी के नाम में ही यह सम्मान पर ही रखा गया था। रेडियम की खोज जो किया गया था ये क्यूरी द्वारा ही किया गया था, मैडम क्यूरी द्वारा। 18 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए,
लोहे के पाइपों का संक्षारण से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, इस प्रक्रिया को कहते हैं। देखिए क्वेश्चन में ही 2-3 क्वेश्चन है। देखिए लोहे को बचाने के लिए उसमें जंग ना लगे इसलिए जस्ता के परत चढ़ा दिया जाता है, और जो जस्ता के परत चढ़ाया जाता है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ये आपके सामने बहुत ही बीबीआई क्वेश्चन है, डायरेक्ट आ सकता है। इसे ग्लवनीकरण बोला जाता है, ग्लवनाइजेशन बोला जाता है या ग्लवनीकरण बोला जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 19 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को कहते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। ठीक, ये आपके सामने ऑप्शन है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है, तो ग्रहण करने की प्रवृत्ति को अवकरण कहा जाता है और त्याग करने की प्रवृत्ति को ऑक्सीकरण कहा जाता है। ठीक, तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, यहाँ पर माफ कीजिएगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की इसकी लेने की प्रवृत्ति को अवकरण कहा जाता है। अब याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋण आवेशित होता है, जो कि बार बार क्वेश्चन पूछता है, ये ध्यान में रखिएगा। प्रोटॉन क्या होता है, ये घन आवेशित, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, ये ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से चाकू से काटे जा सकने वाले धातु है, चाकू से काटे जा सकने वाले धातु है, इसका आपको बताइए आंसर क्या होगा। ठीक, तो चाकू से काटे जा सकने वाले धातु हो जाएगा ये सोडियम, और सोडियम को ही क्या होता है किरोसिन के तेल में डुबा कर रखा जाता है, क्योंकि बाहर निकालने पर उसे आग लग जाता है। ठीक, बहुत अभिक्रिया कर लेता है ये। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता, ये तोतीय हिंदुस्तान बोला जाता है, तोतीय हिंद बोला जाता है इन्हें, हिंदुस्तान नहीं। ठीक, और खली बोली के जन्मदाता भी बोला जाता है भारत में इन्हें। ये कौन थे, तो ये थे आपको अमीर खुसरो, अमीर खुसरो नाम जरूर याद रखिएगा। ठीक, 22 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक बीड़ा वादन करने के लिए प्रसिद्ध था, कौन से मुगल शासक था जो कि बीड़ा वादन करने के लिए प्रसिद्ध था। इसे जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है, आप समझ गए होंगे, ये हो जाएगा औरंगजेब, बीड़ा बजाता था औरंगजेब। ठीक, और मुगल वंश के संस्थापक कौन था, तो बहादुर शाह, आपको माफ कीजिएगा बाबर था। बाबर मुगल वंश की स्थापना किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 को, इब्राहिम लोदी को हराकर। ठीक, लोदी वंश के लास्ट शासक था इब्राहिम लोदी। और याद रखिएगा कि जो मुगल वंश के लास्ट शासक थे ये बहादुर शाह जफर थे। ठीक, 1857 की क्रांति में इन्हें रेंगून भेज दिया गया था, म्यांमार में रेंगून स्थित है, निर्वासित कर दिया गया था, वहीं पर मृत्यु हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे ये आपको बताना है। 24वें तीर्थंकर तो जानते होंगे, ये थे आपको महावीर जी। प्रथम तीर्थंकर का आपको नाम बताना है, तो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, ऋषभदेव थे, ये याद हो जाएगा। 24 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, इस किसे कहा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो कहा जाता है, ये आप वुड डिस्पैच को कहा जाता है, वुड डिस्पैच। और अंग्रेजी शिक्षा को स्वरूप में लाने का आपको लॉर्ड विलियम बेंटिंग के ही कारण आपको मैकाले समिति का गठन किया गया था, तो मैकाले अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। जो ओणम है ये किस राज्य के प्रमुख त्यौहार है, तो ओणम जो त्यौहार है ये आपको है केरल का, केरल का प्रमुख त्यौहार है। तब ये याद रखिएगा, केरल का डांस भी आपसे पूछ सकता है, जैसे कि कथकली हुआ, ये आपको केरल का डांस है, ये याद रखिएगा। कथकली, कथक जो है ये उत्तरी भारत का है डांस। और ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है सबसे आपको जो शास्त्रीय डांस में सबसे प्राचीन कौन हो जाएगा, तो ये तमिलनाडु में जो भारतनाट्यम होता है वो डांस। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, काले छिद्र ब्लैक होल का सिद्धांत किसके द्वारा खोजा गया। जो ब्लैक होल है काले छिद्र, ठीक, इसका सिद्धांत किसके द्वारा खोजा गया था, ये भारतीय थे और इनका नाम था एस चंद्रशेखर, और इनको इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, ब्लैक होल जो होता है जिसमें आपको प्रकाश भी गायब हो जाता है, इतना उसका घनत्व ज़्यादा होता है। ठीक, 27 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, हाइड्रोजन की खोज किसने की, हाइड्रोजन की खोज किसने किया था। पूरे ब्रह्मांड में अगर बात किया जाए, पूरे ब्रह्मांड में तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है। बहिर्मंडल में भी जाइएगा, मतलब पृथ्वी के बहिर्मंडल ऊपर जाइएगा, आयनमंडल के ऊपर, तो यहाँ पर देखिएगा वहाँ पर भी हाइड्रोजन मिलता है, मतलब कि। और हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। ये हल्का आपको गैस है, हल्का होता है बहुत। सूरज में भी हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा है, उसके बाद हीलियम है, और हाइड्रोजन और हीलियम के संलयन के कारण ही सूरज में ऊर्जा बनता है, इसकी नाभिक के संलयन के कारण ही। हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर हीलियम के 1 नाभिक बनाते हैं, तो ऊर्जा में स्रोत है जो उसका सूरज का। 28 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, न्याय दर्शन के कौन से प्रचारित किया था, ये आपको बताना है कौन सी इसमें से मुनि थे जो न्याय दर्शन को प्रचारित किए थे। ठीक, तो ये आपको बताना है न्याय दर्शन को किसने आपको प्रचारित किया था। ठीक, आपके सामने क्वेश्चन नंबर ये 29 है, आराम से क्वेश्चन लगाइए और बताइए। ठीक, ये थे न्याय दर्शन को
प्रचारित करने वाले गौतम जी। ठीक ठीक, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 30 है, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है? सबसे प्राचीन वंश में आता है हर्यक वंश और उसके संस्थापक बिंबिसार माने जाते हैं। ठीक, और हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है? तो कुड़िक यहाँ पर देखिएगा जो कहा जाता है, ये आपको कहा जाता है अजातशत्रु। अजातशत्रु को यहाँ पर हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु को ही कुड़िक कहा जाता है। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? देखिए यही घुमा फिरा कर क्वेश्चन दे दिया कि गौतम बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था। एक ही क्वेश्चन रिपीट हो गया यहाँ पर। तो गौतम बुद्ध ने सबसे पहला अपना उपदेश जो दिया था ये सारनाथ में दिया था, जिसे महाचक्र धर्म प्रवर्तन कहा जाता है। वाराणसी के निकट स्थित है और बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये भी ध्यान में रखिएगा। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, ये भी ध्यान में रखिएगा। और कुशीनगर में इनका मृत्यु हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32 है कि गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? गुप्त वंश के वो महान शासक का नाम बताइए जिसने सबसे पहले महाधिराज की उपाधि धारण की थी। इनका नाम है चंद्रगुप्त। शिरुगुप्त जो है ये गुप्त वंश के शासक आपको बताते हैं। इसकी ये स्थापना किया था शिरुगुप्त ने, ये भी ध्यान में रखिएगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी बोला जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, चंदवार का युद्ध जो 1194 में हुआ था किसके मध्य लड़ा गया था? और चंदवार के युद्ध के पहले तराइन के 2 युद्ध हुए थे। तराइन के फर्स्ट युद्ध पृथ्वीराज चौहान और यहीं आपको गौरी के बीच में हुआ था, और द्वितीय युद्ध भी जो हुआ था वो पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में हुआ था 1191 में। सबसे पहला जो युद्ध हुआ था तराइन को, उसमें मोहम्मद गौरी हार गया था और जो पृथ्वीराज तृतीय थे ये जीत गए थे। उस समय पृथ्वीराज तृतीय थे, बहुत लोग मात्र पृथ्वीराज चौहान ही नाम लिखते हैं, नहीं, पृथ्वीराज चौहान तो थी, वो तृतीय थे, ये भी ध्यान में रखिएगा। और द्वितीय तराइन युद्ध में आपको मोहम्मद गौरी जीतता है। उसके बाद आपको चंदवार का युद्ध होता है, और चंदवार के जो युद्ध होता है ये किसके किससे? तो जयचंद्र और यहाँ पर देख सकते हैं किसके किसके बीच में हुआ। सी इसका आंसर हो जाएगा, जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। और ये 1194 जयचंद्र ने ही सबसे पहले इनको आमंत्रित किया था, मोहम्मद गौरी, और फिर इन्हीं के साथ ये युद्ध हो गया था। जैसे कि बाबर को राणा सांगा ने आमंत्रित किया था, फिर देखिएगा पानीपत की युद्ध होने के बाद बाबर फिर राणा सांगा से ही युद्ध कर लेता है। तो इसलिए ये बात ध्यान में रखिएगा कभी भी कि आपस में जो भी लोग होते हैं अगल बगल उनसे दोस्ती बना कर ही रखिए, वरना दूसरे लोगों को बुलाइएगा दुश्मनी करने के लिए तो उससे तो करेगा ही, आपसे भी दुश्मनी वो कर लेगा। ठीक, तो 33 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था ये आपको बताना है। ठीक, तो ये राजा राम फर्स्ट ने ये आपको तंजौर में जो है मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर, उनका निर्माण कराया था। ठीक, 34 के आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, बी राजा जो प्रथम है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि मुगल काल की राजभाषा कौन थी? जो मुगल काल की राजभाषा थी ये कौन थी? मुगल काल में भी आप देखिएगा और सल्तनत काल, दिल्ली सल्तनत काल में भी, दोनों में आप देखिएगा फारसी ही रखा जाता है आपको राजभाषा के रूप में। ठीक, तो 35 के आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। और ये 2-3 बात और भी ध्यान में रखिएगा, जैसे कि जो मुगल वंश की संस्थापना बाबर ने किया था तो बाबरनामा बुक लिखा था। तो बाबरनामा जो बुक है ना वो तुर्की भाषा में उसने लिखा था, और उसमें अपने जो बाग उग है, बाग मतलब कि बाग उग से बताया था, तो पेड़ पौधे लगाता था, इस बारे में जानकारी देता था, दिया था मतलब बाबर ने अपनी पुस्तक में बाबरनामा में। 35 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी हो जाएगा। मुगल वंश की राजकीय कौन सी भाषा थी? फारसी। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, बक्सर की युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था। जो बक्सर की युद्ध हुआ था, जैसे प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 के बाद, सबसे निर्णायक युद्ध बक्सर का युद्ध हुआ अंग्रेजों का आधिपत्य भारत में लाने के लिए। ठीक, तो 1764 का युद्ध हुआ था। तो इसमें आपको बोल रहा है कि किसने आपको अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था? ठीक, तो ये हेक्टर मुनरो ने किया था। एक तरफ मुगल वंश के थे, एक तरफ बंगाल के नवाब थे, ये भी ध्यान में रखिएगा। और तो ये सब मिलकर, एक अवध के नवाब थे, ये सब मिलकर आपको एक तरफ थे, और हेक्टर मुन्नो जो थे अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था, और बक्सर के युद्ध में आपको अंग्रेजों ने जीत हासिल किया। 36 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 कि भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति का अपहरण, ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति का अपहरण, इसकी भारत से संपत्ति ले जाकर ब्रिटेन में लोग लगाते थे, यहाँ के जितना भी धन था, तो ये सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? तो ये आपको भारत के वृद्ध पुरुष कहा जाते हैं, और सबसे पहले भारत के प्रति व्यक्ति आय भी वहीं आपको निकाले थे, तो उन्होंने ये किया था, और ये उन्हें वृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। इनका नाम है दादा भाई नौरोजी। ठीक, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है, आराम से आप लगा लीजिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की जो अध्यक्षता किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था, ये आपको बताना है। ठीक, तो ये किया गया था स्वामी शाहजानंद द्वारा। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम
छत्र की जो अध्यक्षता किया गया था, ये बहुत बड़े किसान नेता थे स्वामी शाहजानंद। तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 39 से, निम्नलिखित आंदोलनों में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया। महात्मा गांधी ने सबसे पहला इनका तो सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह होता है 1917 में, ठीक। बिहार के जो चंपारण में स्थित तिनकठिया व्यवस्था था नील वाला, उसको खत्म करने के लिए राजकुमार शुक्ल ने 1916 में लखनऊ गए थे। लखनऊ अधिवेशन में ही महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था, तो फिर 17 में आए थे महात्मा गांधी। तो ये उसके बाद जो है ये आंदोलन जो आता है अहमदाबाद के मिल मजदूर आंदोलन, इसमें महात्मा गांधी ने सबसे पहले क्या किया था, अपना भूख हड़ताल का हथियार बनाया था। और बाद में जाकर देखिएगा ये हथियार बहुत काम में आया था। तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। रोलेट एक्ट भी याद रखिएगा 1919 में आया था, और इसी के विरुद्ध में जलियांवाला बाग जो सभा हो रहा था उस पर जनरल डायर ने गोलियां चलाया था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये भी ध्यान में रखिएगा। और उधम सिंह जाकर जनरल डायर को मारे थे, ये भी याद रखिएगा, इंग्लैंड में 1940 में। क्वेश्चन नंबर आपको 40 है, लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक हो जाता है जब लिफ्ट में व्यक्ति का भार जब अधिक प्रतीत होता है आपको, कि जब लिफ्ट आपको दिखिएगा कि समान तौर से या ऊपर की ओर जाता है, ऊपर की ओर समान तौर से गमन करता है, तो ये आपको लिफ्ट का भार क्या हो जाता है, लगेगा कि हमारा भार जो है अधिक हो गया शरीर का। 40 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन सी संस्था देती है। रेमन जो मैग्सेसे थे ये आपको फिलीपींस के आपको राष्ट्रपति थे, और उन्हीं के ये सम्मान में दिया जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, ठीक। और ये फिलीपींस सरकार देता है। 41 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 की भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रीय संवत जो है, कैलेंडर जिसे बोला जाता है, इसे किस संवत के रूप में मान्यता प्रदान किया गया। भारत का राष्ट्रीय संवत कौन सा है ये आपको बताना है, तो ये हो जाएगा आपका शक संवत। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, निम्न में से अग्नेय चट्टान कौन सी है। इसमें से बताना है कि अग्नेय चट्टान कौन सी है, निम्नलिखित में से कौन सी अग्नेय चट्टान है। क्वेश्चन नंबर 43 है। तो देखिए अग्नि चट्टान जो है ये ज्वालामुखी क्रिया द्वारा सबसे पहले बनता है, और फिर उसके बाद वो टूटता फूटता है, अवसाद के रूप में एक जगह जमा होता है, फिर वो अपना रूप बदल देता है तो क्यांतरित हो जाता है। 3 चट्टान जैसे कि अग्नि, आपको अवसादी और क्यांतरित चट्टान, एक दूसरे से ये साइक्लिंग करते रहते हैं। तो ये आपको पूछ रहा है कि अग्नि चट्टान इसमें से कौन सा हो जाएगा, और यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेनाइट, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, एक जल भरे बीकर में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलने से बीकर में जल का तल, मान लीजिए कोई बीकर है उसमें जल भरा हुआ है, ठीक, और उसमें एक बर्फ का टुकड़ा डाल दिए आप, वो तैर रहा है, तो क्या बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा, तो उससे क्या होगा, ये आपको सामने क्वेश्चन है, ये बताइए। तो बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा ना, तब पर भी वो पूर्ववत रहेगा, मतलब कि पानी गिलास के बाहर से नहीं गिरेगी, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो ये आंसर हो जाएगा 44 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, वायुमंडल की वह परत जो रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस परिवर्तित करती है। रेडियो तरंगे या तरंगों को जो परिवर्तित करती है वापस, इसी के कारण देखिएगा रेडियो टेलीविजन चलता है, तो ये हो जाएगा आयन मंडल। आयन मंडल होता है, ये ध्यान में रखिएगा, आयन मंडल से। और आयनोस्फीयर इसे इंग्लिश में बोला जाता है। सबसे निचला मंडल क्षोभ मंडल है, जहाँ पर सभी मौसमी घटनाएं होती है। सब ताप मंडल में ही आपको ओजोन लेयर पाया जाता है, ओजोन लेयर, ये याद रखिएगा। और ये याद रखिएगा, ओजोन लेयर समताप मंडल के जो समान मौसमी दशा होती है, इसलिए यहाँ पर वायुयान भी उड़ाया जाता है। 45 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। पूर्ण जो सूर्य ग्रहण होता है इसमें सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, ये आपको बताना है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन है, यह ध्यान में रखिएगा। हीलियम, आप जो हाइड्रोजन है कि 4 नाभिक हीलियम में बदलता है संलयन होकर। यहाँ पर देखिए कि जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो इसमें सूरज के किरीट भाग दिखाई देता है, जिसे कोरोना बोला जाता है। 46 का आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। 1857 का जो आपको विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व बिहार में सबसे पहले किसने किया था, तो बिहार के आरा से, ये जगदीशपुर से थे, ये कौन थे, तो बाबूर बी कुंवर सिंह थे, ये याद रखिएगा। 47 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, यदि आप समतल दर्पण की ओर 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रहे हैं तो आपका प्रतिबिंब आपकी ओर किस वेग से आएगा। मान लीजिए कोई समतल दर्पण यहाँ पर रखा हुआ है और समतल दर्पण की ओर आप 10 मीटर प्रति सेकंड की ओर दौड़ रहे हैं या जा रहे हैं वेग से, तो प्रतिबिंब भी आपको उसके दुगुना से आपको आपकी ओर आते हुए दिखाई देगा। किसकी, उसकी दुगुना से, तो ये हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड, ये याद रखिएगा। तो 48 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी। अब यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन ध्यान से देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे पहली महिला अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, ये आपके सामने बहुत आसान क्वेश्चन है। ये थी एनी बेसेंट, 1917 में अध्यक्षता की थी। और अगर यही पूछता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भारतीय पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये थी सरोजिनी नायडू,
जो कि 1925 में अध्यक्षता की थी कांग्रेस का। ठीक है, याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पहली अगर पूछे मात्र ये कि अध्यक्ष कौन थी तो एनी बेसेंट, अगर उसमें भारतीय अगर पूछ दे तो सरोजिनी नायडू, भारत की पहली महिला राज्यपाल भी सरोजिनी नायडू थी। और राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था एम टोबियन हुरुम द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, समस्थानिक होते हैं किसी एक तत्व के परमाणु जिनका, समस्थानिक किसे कहते हैं ये आपको बताना है। समस्थानिक होते हैं जो किसी एक तत्व के परमाणु जिनका, आपके सामने ऑप्शन है समस्थानिक होते हैं। ठीक, ये आपको बताना है, आपके सामने क्वेश्चन है, ये पढ़ लीजिए। समस्थानिक उसे कहा जाता है जिसकी आपको परमाणु संख्या समान हो लेकिन परमाणु भार क्या हो, भिन्न भिन्न हो, इसकी अलग अलग हो। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा। परमाणु भार भिन्न भिन्न हो लेकिन परमाणु संख्या समान हो, समस्थानिक कहा जाता है। ठीक, 50 के आंसर बी हो जाएगा। और संभारिक किसे कहा जाता है, जिसका आपको परमाणु भार समान हो लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो। ठीक, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, बाघों की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बाघ है, हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है। ठीक, बाघों की जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बाघ मौजूद है, जिसे टाइगर स्टेट भी बोला जाता है। ठीक, ये आपको मध्य प्रदेश याद रखिएगा। टाइगर रिजर्व की संख्या भी यहाँ पर ज़्यादा है, सबसे टाइगर स्टेट भी बोला जाता है, इसे यहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइगर मिलते हैं। ठीक, और ये भी ध्यान में रखिएगा, मध्य प्रदेश में वन के दृष्टि से भी ये सबसे ज़्यादा है, वन भी आपको मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो ये 51 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर जो आया था ये 1973 में आया था। क्वेश्चन नंबर 52, तारे टिमटिमाते हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन बार बार आते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ठीक, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ऐसे क्वेश्चन दे सकता है, या तारे टिमटिमाने के कारण क्वेश्चन ऐसे आपको दे सकता है। ठीक, तो कुछ भी दे आपको, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं, अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। या पानी में डाला हुआ कोई भी चीज़ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है या मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, ये सभी इसके आंसर क्या हो जाएगा, 52 के आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, विनय पत्रिका किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। विनय पत्रिका जो है ये किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 53 है। तो विनय पत्रिका जो प्रसिद्ध पुस्तक है ये तुलसीदास जी का है, किसका, तुलसीदास जी का। ठीक, तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है कि निम्नलिखित में कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हरियाणा के हरिकेन के नाम से किसे जाना जाता है, ये आपको बताना है। ये क्रिकेटर है, तो इन्हें हरियाणा के हरिकेन के नाम से जाना जाता है। इनका नाम है कौन सा, आपको बताना है। तो इनका नाम है कपिल देव। सबसे पहले विश्व कप इन्हीं के आपको कैप्टनी में जीता था इंडिया, कपिल देव, याद रखिएगा। 54 के आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है कि विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो उसी दिन मनाया जाता है जिस दिन बिहार दिवस मनाया जाता है, यानी 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है और विश्व जल संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। ठीक, 55 के आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, स्कर्वी रोग किस विटामिन के कमी से होता है। जो स्कर्वी रोग है ये किस विटामिन के कमी से कारण होता है, ये आपको बताना है। ये विटामिन सी के कारण से होता है स्कर्वी रोग। और स्कर्वी रोग में आप देखिएगा त्वचा ओठ फटने लगता है। और स्कर्वी रोग आपको विटामिन सी की प्रचुर मात्रा कहाँ मिलता है, तो आंवला में मिलता है सबसे अच्छा प्रचुर मात्रा। ठीक, इससे खट्टे फलों में मिलता है लेकिन आंवला में सबसे ज़्यादा मिलता है। विटामिन के जो है ये आपको जो ब्लड क्लोटिंग है उसमें सहायक होता है, विटामिन के की कमी से रक्त थक्का नहीं बनता है। और जो विटामिन ई है ये जनन क्षमता से है, इसकी जो नपुंसकता आ जाती है अगर इसकी कमी होती है तो। और विटामिन डी तो आप जानती हैं सूरज के प्रकाश से मिलता है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। जो फाइकोलॉजी है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 57 है, तो फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, तो 57 के आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में किसे वर्गीकी की पिता कहा जाता है। इसमें से बताना है कि किसे वर्गीकी का पिता कहा जाता है, ये आपको बताना है। ठीक, तो वर्गीकी के पिता किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन 58 है। तो ये कहा जाता है कोरोलस लीनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है। और एरिस्टोटल जो है, अरस्तु जो है, इसे जीव विज्ञान के पिता या आपको बोल सकते हैं जंतु विज्ञान के ही पिता कहा जाता है, ये याद रखिएगा। और थियोफ्रेस्टस का वनस्पति विज्ञान के पिता कहा जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 59 है, कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जागृह कौन है, पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह कहा जाता है, ये याद रखिएगा। पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। ठीक, राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। और जो आत्महत्या की थैली बोला जाता है उसे लाइसोसोम कहते हैं। लाइसोसोम जो होता है वो आत्महत्या की थैली बोला जाता है कोशिका का। क्वेश्चन नंबर 60 है, पेड़ पौधे में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार होते हैं। जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक होते हैं जो मुख्यतः जिम्मेदार होते हैं। पेड़ पौधे में जो जाइलम होते हैं ये खाद्य पदार्थों को, मतलब जाइलम जल पदार्थ, माफ कीजिएगा, जल से जाइलम हो जाएगा, तो जल वहन करने के लिए ये आपको जिम्मेदार होते हैं। और खाद्य पदार्थों के लिए जिम्मेदार कौन होते हैं, पौधे में संवहन के लिए फ्लोएम होते हैं, ये याद रखिएगा। तो ये 60 के आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जाइलम जो होते हैं ये जल वहन के लिए जिम्मेदार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, और पेड़ हमें क्या देखते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। ठीक, पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं, CO2 लेते हैं। और ऐसे जैसे हम लोग क्या लेते हैं, तो ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। अगर पेड़ कट गया
तो CO2 लेगा कौन, और CO2 नहीं लेगा तो ऑक्सीजन देगा कौन, और ऑक्सीजन की कमी से ही हम लोग क्या होंगे, जाएंगे, मर जाएंगे। इसलिए बोला जाता है कि जीवन में कम जितना हो सके पेड़ लगाइए। क्वेश्चन नंबर 61 है, किसी परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के बारे में निम्न में से कौन सी श्रृंखला सही है। किसी परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला सही है। परिस्थितिकी तंत्र में आपको बताना है ऊर्जा के प्रवाह के मामले में कौन सी श्रृंखला इसमें से सही होगा, ये बताइए। आपके सामने ऑप्शन रहा क्वेश्चन, और ये इसका आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले उत्पादक होता है, उस पर आपको खाना, जो उत्पादक वहीं खाते हैं कौन, उपभोक्ता, और उपभोक्ता जब मर मुर जाते हैं तो उसको अपघट कर देते हैं, अपघटक, ठीक। तो ये आपको सी इसका आंसर हो जाएगा, आराम से सी लगा लीजिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, हरित ग्रीन हाउस गैस कहलाने वाली गैस है। बहुत VVI क्वेश्चन है, इसमें से एक हटाकर पूछ सकता है या एक गलत देकर पूछ सकता है। ये आपको बताना है ग्रीन हाउस गैस क्या होता है। मुख्यतः ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार भी होता है, और ग्रीन हाउस गैस में CFC हुआ, CO2 हुआ, CH4 हुआ और NO2 हुआ, ये सब जो भी होते हैं ये ग्रीन हाउस गैस के लिए जिम्मेवार होते हैं, ठीक। तो 62 के आंसर क्या हो जाएगा, डी। और ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा जो जिम्मेवार है ये CO2 है, ठीक। और शुष्क बर्फ किसे बोला जाता है, तो ठोस CO2 के ही शुष्क बर्फ बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा डाइसेकेराइड है। इसमें से कौन सा है जो कि डाइसेकेराइड है, ये आपको बताना है। डाइसेकेराइड इसमें से कौन सा है, तो इसके सामने आपको ऑप्शन देख लीजिए, तो ये हो जाएगा माल्टोज। माल्टोज जो हो जाएगा ये डाइसेकेराइड हो जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, ठीक। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। जो उच्चतम न्यायालय है ये दिल्ली में स्थित है, और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, और ये अपने पदों पर 65 वर्ष तक बने रह सकते हैं। 64 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 64 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा आपको सी, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है। तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा करता है। आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, और आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपात, ठीक। अभी तक 2 राष्ट्रीय आपात की घोषणा किया गया है, ये 3 बार किया गया है आर्टिकल 352 के तहत, ठीक। 65 के आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, ये देखिए क्वेश्चन, ये 65 था, 66 बीच में उड़ गया है, ठीक। तो ये क्वेश्चन एक छूट गया है। एक क्वेश्चन चलिए मैं आपको पूछ ही लेता हूँ ऐसे ही, ये क्वेश्चन, ठीक। जैसे स्कोर आपको बताना ही है, तो एक क्वेश्चन आप ये लिख लीजिए कि जो मधुमेह रोग होता है ये किसके कारण होता है। तो मधुमेह रोग किसके कारण होता है, प्रोटीन के कारण होता है, इंसुलिन के कारण होता है, कार्बोहाइड्रेट के कारण होता है, और आपको इसमें से बताना है पानी के कारण होता है। ये 4 ऑप्शन है। तो मधुमेह जो रोग होता है ये किसके कारण, अपने मन में सोच लीजिएगा, ये इंसुलिन के कारण होता है, ठीक, बढ़ जाता है। तो ये आपको याद रखिएगा। 67 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये आप 67 क्वेश्चन देख लीजिए, 66 तो मैंने ऐसे ही आपको बता दिया। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। पंचायती राज व्यवस्था जो है ना, आप देखिएगा कि ग्राम पंचायत के बारे में हमारे संविधान में शुरू में ही आर्टिकल 40 में प्रावधान किया गया था, जो DPSP के आर्टिकल है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और फिर इससे ही आपको संवैधानिक दर्जा देने के लिए 73वां संविधान संशोधन कर आपको भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित आर्टिकल जोड़ा गया, ठीक। और अगर भाग 9 देता है तो याद रखिएगा पंचायती राज, और अनुसूची देता है तो अनुसूची 11 में जोड़ा गया था, ठीक। और ये राज्य सूची का विषय है, कौन है, पंचायती राज। ये ध्यान में रखिएगा। 73वां संविधान संशोधन द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा भी मिला था। 67 के आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 67 2 क्वेश्चन हो गया लगातार, इसलिए ये 66 समझ लीजिएगा, सॉरी ये 66 समझ लीजिएगा, ठीक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। ये बताना है कि इसमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक। क्वेश्चन 67 कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो समता का अधिकार है, शोषण के प्रति अधिकार है, हड़ताल का अधिकार। देखिए हड़ताल का अधिकार कोई मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक। सुप्रीम कोर्ट भी इस बारे में बता चुका है कि हड़ताल का जो अधिकार है ये कोई मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में आप देख सकते हैं, और ये कहाँ से लिया गया, तो ये USA से लिया गया है, बिल ऑफ राइट्स जो उनका था वहाँ से। और ये संविधान के मैग्ना कार्टा भी इसे बोला जाता है। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक अभी जो है 6 मौलिक अधिकार है। पहले 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन जो 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसे आर्टिकल 300A में डालकर अब लीगल राइट बना दिया। वो मौलिक अधिकार नहीं रहा, और वो 44वें संविधान संशोधन 1978 में ये किया गया था, ठीक, जो संपत्ति का अधिकार को हटाया गया था। अभी आपके पास 6 मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत, और आपको हाई कोर्ट अपना जाना है तो आर्टिकल 226 के तहत जा सकते हैं, जो रेट जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। देखिए ये देखिए क्वेश्चन लिखने में थोड़ा गड़बड़ा गया है। देखिए 55, ये मान लीजिए ये 65, ये 66 हो गया, 67 हो गया, अब ये 68 गायब हो गया। तो कोई नहीं, एक जो क्वेश्चन पूछे थे वो मैनेज हो जाएगा। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। वित्त आयोग जो है इसकी नियुक्ति कौन करता है ये आपको बताना है, ठीक। तो वित्त आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था है जो आर्टिकल 230 में है,
और वित्त आयोग जो है ये आपको जो टैक्स होता है बंटवारा करता है स्टेट और राज्यों के बीच, जो केंद्र और स्टेट के बीच में, ठीक। और वित्त आयोग की जो नियुक्ति किया जाता है ये आपको राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, इसके सदस्यों का भी। और वित्त अभी 15वां वित्त आयोग जो है ये 2020 से 2025 तक है काम करेगा, जिसके अध्यक्ष NK सिंह है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, पूछ सकता है अध्यक्ष का नाम। और यहाँ पर हो जाएगा 69 का डी। NK सिंह इसकी नंद किशोर सिंह का नाम है, NKC शॉर्ट फॉर्म में आपको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 70 कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी कौन है ये आपको बताना है, ठीक। तो भारत सरकार के विधि अधिकारी या कानूनी अधिकारी भी बोल सकते हैं प्रथम, ये हो जाते हैं भारत के महान्यायवादी, ठीक, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक। तो इसका आंसर 70 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? संसद के सदस्य नहीं है फिर भी केंद्र में ये कितनी अवधि तक मंत्री रह सकते हैं? तो ये याद रखिएगा, ये 6 महीना तक। अगर 6 महीने के अंदर ये नहीं किसी ये सदन की सदस्यता लेते हैं तो इनको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, ठीक। तो ये याद रखिएगा बी। और ये संसद में ही नहीं, ये विधानसभा में भी लागू होता है, इसकी राज्य में भी लागू होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो 71 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बी। और 2 अधिवेशनों के बीच भी 6 महीने का समय होता है, संसद के 2 अधिवेशन के बीच में भी 6 महीने का समय दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 है, कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है। जो कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड है ये क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 72 है, तो कंप्यूटर का मुख्य जो सिस्टम बोर्ड है ये क्या कहलाता है, यह बताइए। ये कहलाता है मदरबोर्ड, मदरबोर्ड के नाम से जाना जाता है। 72 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? जो भारत के गवर्नर जनरल हैं उन्हें अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई किस आपको अध्यादेश द्वारा? अभी देखिएगा आर्टिकल 123 के तहत जैसे राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, वैसे ही आप देखिएगा तो उस समय जो गवर्नर जारी करते थे उनको शक्ति दिया गया था भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में अध्यादेश जारी करने का, ठीक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? और इन्होंने ही महात्मा गांधी को भारत में आमंत्रित किया था, बुलाया था, जो कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी आए थे। तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु हैं, जो महात्मा गांधी बोलते हैं कि हम इनको राजनीतिक गुरु मानते हैं, ये आपको थे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक। 74 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? तो भारत में जो कागजी मुद्रा जो जारी किया जाता है, इसकी कागज वाला पैसा जैसे 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, 2000 रुपया, ये जो भी जारी किया जाता है ये आपको माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है किसके द्वारा? तो रिजर्व बैंक, जो RBI है उसके द्वारा जारी किया जाता है, ठीक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का राष्ट्रीय बैंक है। 75 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 75 का आंसर सी हो जाएगा। टोटल 75 क्वेश्चन मैंने कराया, कितने क्वेश्चन आपने ये सही किया ये जरूर बताइएगा। टोटल 75 में से कम 50 आपको क्वेश्चन सही करना है। क्वेश्चन का लेवल मैं दिन प्रतिदिन आपको बढ़ाते रहूँगा और भी टेस्ट जब भी कराऊंगा। आपकी तैयारी पूर्ण होनी चाहिए और एक सीट आप सभी लोगों को लेना है। इसकी एक सीट, एक लड़का ही एक सीट लेना है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कोई भी मन में डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।